हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। सबसे पहले हम अपने पोइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एंड्रयू मार्वेल हैं वो एक अकेले प्यूरिटन थे, मतलब ईसाई थे, मेटाफिजिकल पोइट्स के बीच में 17th सेंचुरी के अंदर। प्यूरिटन ईसाइयों में एक विशेष संप्रदाय को बोलते हैं, मतलब एक विशेष संप्रदाय के मनुष्य को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अति धर्मनिष्ठ होता है। तो 17th सेंचुरी में ये एक मेटाफिजिकल पोइट भी थे। तो उन सारे पोइट्स में से ये प्यूरिटन थे अकेले। साथ ही ये 31 मार्च 1621 में पैदा हुए। इनके जो फादर थे वो एक क्लर्जीमैन थे, पादरी थे इंग्लैंड के चर्च में, जिनका नाम भी एंड्रयू मार्वेल था। जो हमारे पोइट हैं उन्होंने अपनी स्कूल की जो पढ़ाई है वो हल ग्रामर स्कूल से की और ट्रिनिटी कॉलेज से वो एजुकेटेड हुए। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में है। साथ ही उन्होंने जो अपनी बैचलर की डिग्री है वो 1678 में कंप्लीट की। वह सिर्फ एक पोइट नहीं थे बल्कि एक सटायरिस्ट भी थे, व्यंग्यकार, पॉलिटिशियन भी थे, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे बहुत से टाइम में, 1659 से 1678 के बीच में। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है पार्लियामेंट का लोअर हाउस यूएसए और कनाडा के अंदर। इनकी जो पॉलिटिशियन रेपुटेशन थी, राजनीतिक जो इनकी मतलब रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम पे 20th सेंचुरी में। और ये जो हमारे पोइट एंड्रयू मार्वेल है ये जाने जाते हैं अपने पैशनेट, सेंसस और एलिगेंट लिरिक्स के कारण, यानी कि भावुक, कामुक और सुरुचिपूर्ण गीतों के कारण। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं जॉन डन और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से। जब इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था अपने कैरियर के बिगिनिंग में, इन्होंने ग्रीक और लैटिन में ही जो अपनी पोएम्स हैं वो लिखी। इनकी जो पॉपुलर पोएम्स हैं उनमें से कुछ हैं बर्मूडास, अपॉन एप्पलटन हाउस और टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। साथ ही एन हॉरिटियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और फिर 16 अगस्त 1678 में इनकी डेथ हो गई। तो ये एक मेटाफिजिकल पोइट भी थे, साथ ही सटायरिस्ट थे। इन्होंने बहुत सी जो अपनी बेस्ट पोइट्रीज़ थी, यानी कि जो इनकी ज़्यादातर बेस्ट पोइट्रीज़ थी वो इन्होंने इंटररेग्नम पीरियड के दौरान लिखी थी। इंटररेग्नम पीरियड का मतलब है 1649 से 1660, ये 11 साल का जो पीरियड है इसे हम इंटररेग्नम पीरियड बोलते हैं। तो इस टाइम में इन्होंने अपनी सबसे बेस्ट पोइट्रीज़ लिखी थी जिनमें टू हिज कॉय मिस्ट्रेस भी लिखा गया। तो ये था कुछ पोइट के बारे में। पोएम की बात करें तो इसे पोइट ने मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखा है और इसमें हमें विट, ह्यूमर और साथ ही कंसीट्स और हाइपरबली भी देखने को मिलेंगे। जो ये पोएम है ये 3 स्टेंजाज में डिवाइड है। पहला जो स्टेंजा है वो शुरू होता है हैड बी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। जो सेकंड पार्ट है स्टेंजा का, सेकंड स्टेंजा जो है वो शुरू होता है बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। और जो थर्ड स्टेंजा है वो शुरू होता है नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू। तो अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये जो पोएम है ये मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी गई है, तो मेटाफिजिकल जो पोइट्री होती है उसका पहला फीचर होता है हाइपरबली। तो इसमें भी जो हमारी पोइट है उन्होंने हाइपरबली का यूज़ किया है। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस कॉइनेस लेडी वर नो क्राइम। अब जो हमारे पोइट है वे कह रहे हैं कि हैड, अगर इस वर्ल्ड में हमारे पास पर्याप्त जो है समय होता, टाइम होता, इनफ टाइम होता, पर्याप्त समय, तो लेडी तुम जो ये कॉइनेस यानी शर्मिंदगी या शर्मीलापन जो तुम फील करती हो, महसूस करती हो, ये क्राइम नहीं होता अगर हमारे पास वर्ल्ड में, इस संसार में इनफ टाइम होता। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो यहाँ पर हाइपरबली कैसे है, क्योंकि किसी लेडी की जो कॉइनेस है, जो शर्मीलापन है, उसको भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि पर अभी ये जो तुम्हारी जो कॉइनेस है ये है क्राइम है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता तो जो तुम्हारी ये कॉइनेस है ये क्राइम नहीं होती, लेकिन अभी है। आगे वे कहते हैं वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू टॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे।
आगे वे बोलते हैं कि अपनी बिलव्ड से कि अगर हम दोनों के पास इनफ टाइम होता तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम साथ में बैठते और बैठ के सोचते कि जो हमारा ये दिन है हमें कहाँ व्यतीत करना है, मतलब हमें कहाँ जाना है, साथ में कहाँ चलना है, और हमारा जो ये लंबा दिन है इसको हम प्यार करके व्यतीत करते अगर हमारे पास टाइम होता। तो यहाँ पर जो मेन है वो टाइम के बारे में ही बात कर रहे हैं। यू बाय द इंडियन गैंगेस साइड shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain। तो पोइट कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तो हम अपना पूरा जो लॉन्ग डे है उसे एक दूसरे को प्यार करके व्यतीत करते। और जो तुम हो ना, अगर हमारे पास टाइम होता तो तुम क्या करती, तुम तो इंडिया चली जाती और वहाँ पर जो गंगा रिवर है उसके किनारे जाकर क्या करती, रूबीज ढूंढती, कीमती जो पत्थर है उनको तलाश करती। अगर हमारे पास टाइम होता तो तुम वहाँ चली जाती और मैं क्या करता, मैं हम्बर एस्चुरी पे चले जाता। वहाँ जाकर मैं कंप्लेन करता, जहाँ टाइड उठती हैं, जहाँ पर लहरें उठती हैं, हम्बर एस्चुरी पर लहरें उठती हैं, तो मैं वहाँ जाकर क्या करता, गीत गा रहा होता, लव सॉन्ग गा रहा होता। अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता तो। अब वो मतलब समय के बारे में ही बता रहा है कि अगर हमारे पास इतना समय होता ना तो मैं कहीं और चले जाता, तुम कहीं और चले जाती, और तुम पत्थर ढूंढती कीमती, मैं लव सॉन्ग गाता, और हम ऐसे अपना टाइम स्पेंड करते और कहीं साथ में भी जाते। फिर आगे कहते हैं, आई वुड love you 10 years before the flood and you should if you please refuse till the conversion of the Jews। अब यहाँ पर वे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना सारा समय होता तो मैं तुमसे कब से प्यार कर रहा होता। फ्लड जो आई थी ना उसके भी 10 साल पहले से। यहाँ पे जो फ्लड है उसका मतलब है, मतलब बिब्लिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग एंशियंट टाइम में एक बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी। तो उस फ्लड का यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है, संदर्भ में उस फ्लड के संदर्भ में बोला जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर हाइपरबली जो है उसका यूज़ कर रहे हैं पॉइंट, कि जो ग्रेट फ्लड आई थी ना बिब्लिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग, मैं उसके 10 साल पहले से तुमसे प्यार कर रहा होता अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता। और तुम क्या कर रही होती, तुम चाहती तो मुझे नकारती रहती या नकार सकती थी, कब तक, कन्वर्जन ऑफ ज्यूज़। इसका मतलब है कि बिब्लिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग पास्ट टाइम में कहा जाता था कि जितने भी ज्यूज़ हैं वह फ्यूचर में कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाएंगे। और यह कब होगा, जब सब मरकर भगवान के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पर किसके संदर्भ में दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो फ्लड के में और एक कन्वर्जन ऑफ ज्यूज़। तो मैं तो तुम्हें उस ग्रेट फ्लड के आने के भी 10 साल पहले प्यार कर रहा होता और तुम चाहती तो मुझे फ्यूचर में कन्वर्जन, जब तक जो ज्यूज़ हैं वो क्रिश्चियन में नहीं बदल जाते तब तक मना करती रहती अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता। यानी इतने सालों तक हम अपना जो कोर्टशिप है, प्रेम प्रसंग है, उसे जारी रखते। तो यहाँ पर टाइम के बारे में ही वो उसे समझा रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और जो तुम ये शाइनेस, जो तुम्हारी कॉयनेस है, शर्मिलापन है, ये अभी ठीक नहीं है। आगे वे कहते हैं, माई वेजिटेबल लव should grow faster than empires and more slow, my an 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest, and age at least to every part, and the last age should show your heart। अब वे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता ना तो मेरा जो वेजिटेबल लव यानी फिजिकल लव है तुम्हारे लिए, वो किससे, साम्राज्यों से भी, एम्पायर्स जो है उनसे भी वास्टर, बहुत बड़ा हो जाता, धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाता। कैसे, साम्राज्य से बड़ा ऐसे हो जाता कि जो मेरे 100 साल हैं वो तो मैं इसी में व्यतीत कर देता, कि जो तुम्हारी आंखें हैं, दाइन आइज यानी जो तुम्हारी आंखें हैं वो कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो मैं इसी में निकाल देता 100 साल, कि तुम्हारी आंखों की तारीफ ही करता रह जाता मैं। और तुम्हारी जो फोरहेड, माथा है ना, उसी को देखता रहता, गेज यानी घूरता रहता, उसी के बारे में तुम्हारी तारीफ करता रहता। 200 साल लगा देता तुम्हारे जो दोनों ब्रेस्ट हैं उनकी तारीफ करने में, यानी 201 के और 201 के, तो 400 ईयर्स ऐसे ही व्यतीत कर देता। और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं बचे हुए उनकी तारीफ करने में 30,000 साल लगा देता। अब अगर हमारे पास क्या होता, अनलिमिटेड टाइम होता तो। एन एज यानी हर अंक के लिए एक युग लगा देता, एक एक युग लगा देता एक एक हिस्से पर।
और आखिरी जो एज होता उससे क्या करता मैं उसमें, आखिरी जो युग होता मेरे पास बचा हुआ, उसमें तुम्हारा जो ब्यूटीफुल हर्ट है, दिल है, उसको लोगों को शो करता या रिप्रेजेंट करता कि वह कितना ज़्यादा सुंदर है। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। यानी कि वह कह रहा है पोएट की लेडी, तुम इस स्टेट साम्राज्य को डिजर्व करती हो, यानी ये जो तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, जो तुम्हारी बॉडी है तुमने इतनी सुंदर पाई है, तो तुम उसकी हकदार हो, उस स्टेट की, उस साम्राज्य की हकदार हो। यू डिज़र्व इट, तुम उसे डिज़र्व करती हो। और वह कह रहे हैं कि मैं भी तुमसे कोई लोअर रेट यानी कि छोटा मोटा प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। आगे वे कह रहे हैं बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर। मतलब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जो प्यार है वो साम्राज्यों से भी बड़ा हो जाता। मैं तुम्हारी मतलब हर पार्ट की तारीफ करने में एक एक युग निकाल देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को हमेशा मेरी पीठ के पीछे सुनाई देता है क्या, टाइम्स winged were carry at hurrying near and yonder all before us lie deserts of vast eternity। टाइम्स कैरियट यानी कि समय का घोड़ा जो कि हमारे पीछे लगातार दौड़ रहा है, उसकी आवाज़ मुझे लगातार सुनाई देती है। टाइम विंग का मतलब है समय, जो समय है वह घोड़े पर मतलब सवार होकर वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो उसकी मुझे आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। इसका मतलब है कि जो समय है वो निकलता जा रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। हरिंग नियर का मतलब है समय का जो घोड़ा है वह जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर हमारे पास आ रहा है और हमें बता रहा है कि जो समय है वो कम है। डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है ओल्ड एज के लिए, मतलब ओल्ड एज को बताने के लिए ये जो डेजर्ट है इसका मेटाफर यूज़ हुआ है इनडायरेक्टली। अब वो कह रहे हैं क्योंकि जो फिजिकल लव है वो हम सिर्फ यंग एज में ही कर सकते हैं। तो इन दोनों लाइंस में पोइट कह रहे हैं कि हमारे हमारे सामने हमारा जो बुढ़ापा है, यानी जो बुढ़ापे रूपी विशाल रेगिस्तान है वह भी पड़ा हुआ है। तो ये सब वो उसे सिर्फ उसकी कॉयनेस को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। और बुढ़ापे में तो जो तुम्हारी जो खूबसूरती है वह भी गायब हो जाएगी। योर ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, जो तुम्हारी सुंदरता है बुढ़ापे में वो भी नहीं मिलेगी। नॉर इन योर मार्बल वॉल शैल साउंड माई कोइंग सॉन्ग देन वॉर्म्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। यहाँ पर वह यह भी इमेजिन कर रहा है कि हो सकता है, नॉर हो सकता है कि तुम मार्बल वॉल्ट मर जाओ और तुम्हें मार्बल के ताबूत में दफना दिया जाए और तुम्हारे उस ताबूत में मेरा जो लव सॉन्ग है वो भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तो वह कह रहा है कि फिर जो वॉर्म्स है वो तुम्हारी मार्बल वॉल्ट यानी कि तुम्हारी जो ताबूत में जो तुम्हारी बॉडी दफना दी गई है उसके साथ फिजिकल लव करेंगे, कौन, वॉर्म्स। फ्यूचर की कह रहे हैं, मतलब जो पॉइंट है कि रेगिस्तान में ओल्ड एज में उन्हें क्या नज़र आ रहा है। आगे वे कहते हैं एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। अब वे कह रहे हैं पोइट, ये जो तुम्हारा अजीब सा सम्मान, ऑनर है, मतलब कॉइनेस का, फिजिकल लव ना करने, इस्टेब्लिश ना करने का, यह डस्ट मिट्टी में मिल जाएगा और मेरी जो तुम्हें प्यार करने की जो इच्छा है, लस्ट है, वो भी एशेस, खाक में मिल जाएगी। सिंपली वह कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो कि हमारा प्यार करने की जो इच्छा है वो भी अधूरी रह जाएगी, मर जाएगी। और ये एक अंडरस्टेटमेंट है, द ग्रेव इज़ अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, ये हाइपरबली का अपोजिट है अंडरस्टेटमेंट। इसमें चीज़ों को बहुत छोटा दिखाया जाता है, यानी कि एक सीरियस चीज़ को भी हल्के में लिया जाता है। जैसे कि पोइट कह रहे हैं कि ठीक है, कब्र एक मतलब अच्छी जगह है, कब्र को भी एक अच्छी जगह बता रहे हैं, प्राइवेट प्लेस, फाइन प्लेस बता रहे हैं, एक अंडरस्टेटमेंट है क्योंकि कब्र को एक नॉन सीरियस वे में लिया जा रहा है। और प्राइवेट प्लेस है तो वो कह रहे हैं कि ये एक फ़ाइन और प्राइवेट प्लेस है जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता वहाँ। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, परंतु मुझे नहीं लगता कि कब्र के अंदर कोई मतलब गले मिल सकता है या प्यार कर सकता है। एम्ब्रेस गले लगना, मतलब मरने के बाद यह सब इम्पॉसिबल है, फिजिकल लव वगैरह। तो इनडायरेक्टली वह अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं कि वह उनके साथ फिजिकल लव क्रिएट करे।
अब थर्ड स्टैंजा में, नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन thy skin like morning dew and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires। ह्यू का मतलब है कलर। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अभी जो हमारी स्किन है वो कैसी है, यूथफुल ह्यू जैसी, उस पर अभी जवानी का जो है वो यंग, मतलब यंग है, रंग चढ़ा हुआ है उस पर जवानी का। यानी अभी हमारी जो चमड़ी है, स्किन है, वो जवानी से भरी हुई है, जैसे कि जो मॉर्निंग ड्यू, सुबह की जो ताज़ा ओस की तरह बिल्कुल भरी हुई है हमारी स्किन। यानी जैसे सुबह ओस की बूंदें ताज़ा होती हैं, वैसी जो अभी हमारी स्किन है दोनों की, वो कैसी है, एकदम यंग है। आगे वे कह रहे हैं कि अभी जो तुम्हारी सोल है उसके अंदर इच्छा है, विलिंग है, किसकी, फिजिकल लव की, और उसके हर एवरी पोर, हर कण कण में आग भरी हुई है, फायर इन द सेंस लव मेकिंग, प्यार की इच्छा भरी हुई है। आगे वे कहते हैं, नाउ लेट अस स्पोर्ट अस व्हाइल मी वी मे एंड नाउ लाइक amorous birds of prey rather at once our time devour then languish in a slow chapped power। पोइट कह रहे हैं कि अभी तो हम ये जो स्पोर्ट है, लव मेकिंग का जो एक खेल है, ये खेल सकते हैं बिल्कुल अमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे की तरह। यानी जो जोड़े वाले पक्षी होते हैं जो अपना टाइम लव में स्पेंड करते हैं, उनकी तरह ही हम भी लव मेकिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर हमारा जो टाइम है उसने हमें डिवोर, निगल लिया, तो उसके बाद हम लैंग्वेज यानी कि वीक, कमज़ोर हो जाएंगे, समय की जबड़े में, स्लो चैप्ट पावर, यानी कि समय के जबड़े में पड़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे। स्लो चैप्ट पावर एक मेटाफर यूज़ हुआ है टाइम की पावर के लिए, जिसका मतलब है कि अगर हम टाइम ने हमें एक बार कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, तो हम उसके जबड़े में फंस जाएंगे और पावरलेस हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, लेट अस रोल all our strength and all our sweetness up into one ball and tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life। तो इसलिए समय है अभी, क्योंकि हम अभी क्या है, यंग है, यूथ है, युवा है। तो लेट्स गैदर, इकट्ठा करो अपनी सारी स्ट्रेंथ को, लव, स्वीटनेस को, अप इनटू वन बॉल, जिसका मतलब है फिजिकल लव के लिए, मतलब रिलेशनशिप के लिए इकट्ठा करो अभी तुम्हें जितनी भी जो शक्ति है उसको, क्योंकि अभी जो हमारा यूथ है वो हमारे पास है। और हमारा जो यूथ का प्लेजर, आनंद है, उसे हम टाइम के क्लचेस से टीयर फाड़ कर निकाल लेंगे। मतलब हम टाइम के जबड़े में नहीं फंसेंगे, मतलब हम जो अभी हमारी जो सारी प्लेजर, आनंद है, उसे हम टाइम के जबड़े से खींच कर निकाल लेंगे, फाड़ कर निकाल लेंगे। और जो रफ स्ट्राइफ, इस जीवन में चाहे हमें कितने भी संघर्ष करने हो, हम जीवन के जो आयरन गेट्स, लोहे के दरवाजे हैं, उन्हें तोड़कर या उन्हें पार करके अपना जो आनंद है उसे निकाल लेंगे, खोज लेंगे। प्लेजर ऑफ किसका, आनंद, फिजिकल लव का। बिकॉज अभी हम यूथ हैं, हमारे अंदर पावर, कैपेसिटी और विलिंगनेस, तीनों चीज़ें हैं। दस दो वी कैन नॉट मेक आर सन स्टैंड स्टिल येट वी विल मेक हिम रन। तो ये बात सच है कि हम अपने सन मीन्स टाइम को स्टैंड रोक कर या खड़ा नहीं रख सकते। मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर टाइम के लिए, सन को कहा गया है। येट यानी हम उसे भगा तो सकते हैं, इट मीन्स जो टाइम है वह लगातार भाग रहा है और हम, मतलब हमें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो यदि हम अपने काम टाइम पर पूरे नहीं करेंगे तो टाइम हमें कैप्चर कर लेगा और हमसे आगे निकल जाएगा। अगर हम अपना काम, फिजिकल लव का जो काम है, उसे टाइम पर नहीं करते तो वह हमें कैप्चर कर लेगा, और अगर हम उसे टाइम पर कर लेते हैं तो वो हमें कैप्चर नहीं कर पाएगा और हमारे पीछे भी क्या है, भागता रह जाएगा और हम अपने काम पूरे कर लेंगे। तो ये थी पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस। जो पूरी पोएम है उसमें टोटल 46 लाइन्स है, और जैसे कि पहले स्टेंजा में पोइट ने राइम स्कीम यूज़ करी है, AABBCCDDEEFFGGHHIIJJ। तो जो बाकी के 2 स्टेंजाज हैं उनमें भी ऐसे ही राइम स्कीम इसमें चलेगी। वैसे तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।